आज हम यहाँ पर चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रेफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, रेफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस एंड प्रिज्म और रेफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, इन दो को हम डिस्कस करेंगे। इन दो टॉपिक को करने से पहले जो आपको प्राइमरी चीज पता होनी चाहिए, मैं एज्यूम करता हूं कि वो आपको ऑलरेडी पता होगी, जैसे कि स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि किसी भी रेफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट एंगल का साइन, यानी कि साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, और रेफ्रैक्शन एंगल के लिए ये रेशियो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम लिखते हैं μ2/μ1 और n2/n1, जो कि हमारे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये हमारे स्नेल्स लॉ है। जब भी रे रेयर टू डेंस में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट होती है, और जब वो डेंस टू रेयर में आती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। हमारे पास में रेफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे मीडियम है μ1 और इधर है मीडियम μ2, और इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये स्फेरिकल सरफेस है, और इसके लिए हमें जो है पता करना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पर होने पर इमेज कहां पर बनता है और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। यहां पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये अब सिंस ये स्फेरिकल सरफेस है, अगर मैं इसको कंप्लीटली स्फेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये इसका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट है O, ये इसका सेंटर पॉइंट P। इस ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे बिल्कुल सीधी यहां पर इंसिडेंट हुई, जो कि बिल्कुल सीधी पास हो जाएगी। एक रे जो किसी पॉइंट A के ऊपर इंसिडेंट होती है हमारे, जो कि एंगल ऑफ यहां पे ये इंसिडेंट हुई है, और ये एंगल जो है हम लेट कर लेते हैं अल्फा। यहां पे जो इंसिडेंट हुआ है, यहां से ये रे इसको जाना इस तरह था, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिंस ये रेयर टू डेंस में जा रही है, हम यहाँ पे लेट कर देते हैं कि μ1 इज लेस देन μ2। तो ये रेयर से डेंस में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट होगी। हमारा नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल हमेशा सर्कल से पास होगा, तो ये होगा आपका नॉर्मल NAC। तो ये इस तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और मान लेते हैं लेट कि ये हमारे डाइवर्ट होकर ऐसे हो गई, और यहाँ पे इसका इमेज बना, एक रे सीधी गई, एक रे ये आई, यहाँ पे क्रॉस हुआ, और यहाँ पे इसका रियल इमेज आई फॉर्म हुआ। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम M। इस एंगल को हमने अल्फा लेट किया है, ये एंगल को लेट करते हैं हम बीटा, और इसको हम ले लेते हैं गामा। नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे जो है एंगल बना रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो जाएगा, और ये आपके नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्टेड रे जो बना रही है वो आपकी हो जाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, जब ये रेयर टू डेंस में एंटर हुई है तब। अब यहां पर देखते हैं हम, ये अब लेट करते हैं हम, मान लेते हैं कि एंगल का एपर्चर बहुत, ये एंगल क्या, इस सरफेस का एपर्चर बहुत ही छोटा है। अगर इस एपर्चर को बहुत ही छोटा माने, या फिर ये रे जो इनसे
रही है पॉइंट ए के, वो एक्सट्रीमली क्लोज टू पॉइंट बी है। तो अगर ये पी यानी कि इसके सेंटर के बहुत ही क्लोज होगी, तो ऐसी कंडीशन में ये एम जो है वो पॉइंट पी के ऊपर ही होगा ऑलमोस्ट। तो हम पी और एम को ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन पे कंसीडर कर सकते हैं छोटे एपर्चर के लिए या फिर बहुत ही स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे ये पॉइंट पी से ये डिस्टेंस हो जाएगी यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये हो जाएगी इमेज की डिस्टेंस वी। अब अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन, और म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अगर हमारे एंगल बहुत ही छोटे हैं तो ऐसी कंडीशन में साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा हम कंसीडर कर सकते हैं। तो साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, तो ये म्यू वन आई हो जाएगा और ये म्यू टू आर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। अब हमें इसमें आई और आर की वैल्यूज को लिखना, तो यहां तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें आई और आर की वैल्यूज को लिखना है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं हमारे ट्राइंगल ओ ए आई, अगर मैं ट्राइंगल ओ ए आई इसको अगर मैं लेता हूं तो हमें जो है ये सॉरी ओ ए आई नहीं ओ ए सी, अगर ओ ए सी इस ट्राइंगल को अगर मैं लेता हूं जो कि हमारे कुछ इस तरह से है, तो यहां पर ए पॉइंट है, ओ है, ये सी है, ये एंगल है हमारे गामा, ये एंगल है हमारे अल्फा, ये एंगल है आई। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये आई जो है एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों एंगल की सम के इक्वल होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ ए सी आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली हमें यहां से आई की वैल्यू तो हम यहां से लिख देंगे, लेकिन अब आर की वैल्यू चाहिए। तो ट्राइंगल ए सी आई को अगर हम देखते हैं, ट्राइंगल ए सी आई, इस ट्राइंगल के अंदर हम देखें तो इस ट्राइंगल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये है हमारे आर, ये है हमारे बीटा और ये है हमारे गामा। तो इस ट्राइंगल के लिए देखते हैं तो गामा जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर गामा एक्सटीरियर एंगल है तो ये इन दोनों की सम के इक्वल है आर प्लस बीटा के, यानी कि हम लिख सकते हैं गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। सो आर हमारे क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ये इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास में आई और आर की वैल्यू आई जिसको हम इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 के अंदर 2 और 3 को अगर हम यूज करें तो ये हमें मिलेगा μ1 ब्रैकेट आई की जगह पे आपके अल्फा प्लस गामा और आपके आर की जगह पे गामा माइनस बीटा, तो ये μ2 गामा माइनस बीटा। अब इसको हम ओपन करके तो μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। गामा वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं और अल्फा बीटा को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे μ1 अल्फा माइनस का प्लस हो जाएगा और ये μ2 बीटा ये इधर चला जाएगा और हमारे गामा कॉमन आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 गामा। ये अब यहां पर हम देखें तो हमें अल्फा बीटा ऑफ गामा की वैल्यू को फाइंड करना है, इक्वेशन 4। तो इस ट्रायंगल को अगर हम देखें ए ओ एम, ट्रायंगल ए ओ एम, ट्रायंगल ए ओ एम, ट्रायंगल ए आई एम,
ट्राइंगल ACM, इन ट्राइंगल को देखते हैं तो हमारे जो है tan अल्फा, सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखते हैं तो हमें मिलेगा tan अल्फा। सिंस अगर एंगल बहुत ही छोटे हैं तो हम इसको जो है अल्फा कंसीडर कर सकते हैं। तो ये अल्फा जो है वो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हमारे होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर है AM डिवाइड बाय बेस, बेस है आपके MO। हमने एपर्चर को बहुत ही छोटा कंसीडर किया है, या फिर हमारा ये जो रे पॉइंट ए पे इंसिडेंट होगी ये वेरी क्लोज टू P है, तो ऐसी कंडीशन में M P के बहुत ही क्लोज होगा। तो MO को हम लिख सकते हैं MO को P को, PO ये वैल्यू हमारी U है तो हम इसको वैल्यू लिख देते हैं विद साइन कन्वेंशन AM माइनस A। इसी तरह से AIM लेते हैं, AIM तो इसमें tan बीटा की वैल्यू मिलेगी, tan बीटा इक्वल टू बीटा AM डिवाइड बाय MI और AM डिवाइड बाय MI हमारा इक्वल हो जाएगा PI के PI, या PI की वैल्यू अगर हम देखें ये PI जो कि हमारे है B और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पॉजिटिव में है, तो AM डिवाइड बाय B। अब गामा की वैल्यू लिखें, tan गामा अप्रोक्सीमेट गामा AM डिवाइड बाय ट्राइंगल ACM से MC या PC। अब ये जो है हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, तो हम इसको लिख सकते हैं AM डिवाइड बाय R। ये जो तीन वैल्यूज हमें मिली हैं, इन तीन वैल्यूज को हम इसके अंदर यूज कर देते हैं। अगर हम इन वैल्यू को इसके अंदर यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, μ1 अल्फा की जगह पे हमारे आएगा AM डिवाइड बाय माइनस A प्लस μ2 बीटा की जगह पे AM डिवाइड बाय B इक्वल गामा की जगह पे AM डिवाइड बाय R। ठीक है, तो यहां पे हमारे μ2 माइनस μ1, इन सब में AM कॉमन आउट होकर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम रीअरेंज करें, प्लस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले टर्म को बाद में, तो ये μ2 डिवाइड बाय b माइनस μ1 डिवाइड बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है जो कि हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आपके जो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनके बीच में रिलेशंस को डिस्क्राइब करता है। अगर μ1 एयर है तो ऐसी कंडीशन में μ1 की वैल्यूज 1 हो जाएगी। अगर ये ड्रॉ जो हमने जो स्फेरिकल सरफेस लिया है वो अगर हमने यहाँ पर हमने इसको कॉन्वेक्स फॉर्म में लिया है, अगर इसको कॉन्केव फॉर्म में लेते या अदर फॉर्म में लेते तो किस तरह से होता, जैसे कि मान लेते हैं कॉन्वेक्स ही है कॉन्वेक्स ही, लेकिन ये रेज जो है वो इतनी डाइवर्ट नहीं हुई, वो केवल इसको जाना ऐसे था नॉर्मल की तरफ बेंड हुई लेकिन इतनी सी डाइवर्ट हुई, ये इतनी सी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, तो यहां पर कहीं पे भी रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा, तो इनको पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो ये कोई पीछे की तरफ कहीं पे बनेगा इमेज। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये वाला।
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम 3 ट्रायंगल से हमारा ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम टॉपिक लेते हैं प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म से रिफ्लेक्शन के लिए मान लेते हैं कि लेट हमारे पास में ये प्रिज्म है, प्रिज्म की दो सरफेस जो हम रिफ्लेक्शन के लिए या थोड़ा फिनोमेना के लिए यूज में ले रहे हैं, उनके बीच में जो एंगल बना हुआ है उसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल। लाइक इस प्रिज्म के इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, ठीक है, या Q पॉइंट पर, Q पॉइंट पर एक रे इंसिडेंट हुई और ये रे जो हमने ली है वो मोनोक्रोमेटिक रे है, कोई एक कलर की रे। सो दैट अंदर जाकर जब ये रिफ्लेक्शन होके अंदर जाए तो रिफ्लेक्शन के कारण जो है ये सारे अलग अलग कलर्स में सेपरेट नहीं हो जाए। तो इस वजह से हमने केवल एक मोनोक्रोमेटिक ले ली है। और यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये हमारा नॉर्मल हो गया NQU, और इसको जाना हमारे कुछ इस तरह था, ये हो गया हमारा एंगल I, और ड्यू टू रिफ्लेक्शन ये रेयर टू डेंस मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और ये मान लेते हैं ऐसे बेंड हो गई, तो नॉर्मल के साथ में ये एंगल होगा R, ठीक है। अगेन यहां पर दोबारा हमारे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब डेंस टू रेयर जा रही है, तो यहां पर अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं एक एंड डैश, ये रे P Q, ये R, और यहां से ये जो है अब नॉर्मल से दूर जाएगी, Q नॉर्मल से डाइवर्ट होगी, ठीक है, दूर जाएगी, इसलिए क्योंकि ये आपके डेंस टू रेयर में है, तो ये इस तरह से ऐसे बनेगी। ये अब अगर मैं इसी रे के पाथ को रिवर्स कर दूं, इसको उल्टा कर दे हम, तो PQ यानी इस डायरेक्शन में आने पर अगर इस डायरेक्शन से इमर्ज हो रही है तो इसी डायरेक्शन पे इंसिडेंट होने पर इसी डायरेक्शन से ये वापस इमर्ज होगी। सो अगर ये I है और ये R है तो उल्टा कर ले हम, तो हमारे इसको मैं I और R मान सकता हूं, तो अगर मान लेते हैं ये I1 है, ये R1 है, तो इसको मैं I2 ले लेता हूं, इसको R2 ले लेता हूं। तो अगर इस एंगल पर ये इंसिडेंट होती है I2 पर, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 हो जाएगा और ये यहाँ पे अगली सिचुएशन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ये जो इंसिडेंट डायरेक्शन थी और ये लास्ट इमर्जिंग डायरेक्शन है, इनको अगर मैं इस रे को, इमर्ज रे को बैक साइड में पीछे की तरफ ले जाता हूँ, तो ये यहाँ पर हमारे कुछ मिलती है, और यहाँ पर हम देखें इनके बीच में जो एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि ये कितनी डेविएट हो गई है अपनी डायरेक्शन से। अब हमें इसके लिए जो है, हमें इसके लिए ये पता करना है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है न्यू वो कितना है, हमें मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को फाइंड करना है। तो मिनिमम डेविएशन किस तरह से हो सकता है, तो ये दो चीजें हमें इसके अंदर पता करनी है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जियोमेट्री को देखें अगर हम, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो रहा है AQUR, जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो बिल्कुल अपोजिट एंगल जो है उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो ये नॉर्मल है, तो ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये सम हो गया आपके 180, तो एंगल A और एंगल U इसका सम होगा आपके 180 डिग्री। सो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर एंगल A प्लस एंगल QUR इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन ये बना हो गया। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं QUR, तो QUR
आर। इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QUR should be equal to 180 degree. So by equation 1 and 2 we get R1 plus R2 is equal to angle A. इक्वेशन 3 ये हमारा एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो डेल्टा जो है हमारे ये ट्राइंगल OQR, ट्राइंगल OQR इसका एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल जो है वो इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा, बिल्कुल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो Q ये डेल जो है डेल ये इक्वल होगा OQR प्लस ORQ, इसके साथ इक्वल होगा। अब OQR और ORQ की वैल्यू क्या है हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये I1 है तो ये पूरा एंगल भी I1 होगा, बिल्कुल अपोजिट है इसलिए ये, और इसमें से इस पूरे I1 में से अगर ये R1 माइनस हो जाए तो ये मिल जाएगा, यानी ये एंगल है I1 माइनस R1। तो इस एंगल की जगह पे मैं लिख सकता हूं I1 माइनस R1 प्लस सिमिलरली ORQ की बात करूं तो ये I2 है तो ये पूरा I2 होगा, इस I2 में से R2 को माइनस कर देंगे ये मिल जाएगा, यानी कि I2 माइनस R2। ये दो बात है यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि I इंसिडेंट एंगल को एक तरफ लिख देता हूं और रिफ्लेक्टेड एंगल को एक तरफ, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर 4, ये दूसरा स्टेप है हमारा। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप से हमें इक्वेशन 3 मिली थी और यहाँ पे जो इक्वेशन 4 मिली है इसमें R1 प्लस R2 की जगह पे हम एंगल A लिख सकते हैं। तो हमें जो डेविएशन मिलता है वो मिलता है I1 प्लस I2 माइनस A। इक्वेशन नंबर 5। अब यहां पर देखें I1 I2 एंगल A जो है प्रिज्मा एंगल वो फिक्स है, यानी कि अगर मैं I1 को चेंज करूंगा, अगर मैं I1 को चेंज करूंगा तो I2 चेंज होगा और हमारा डेल भी चेंज होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर मैं इंसिडेंट एंगल जो हमारा इनिशियल इंसिडेंट एंगल है उसमें कुछ चेंज करता हूं तो ये चेंज होगा। तो इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इनके बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है डेल डेविएशन और इंसिडेंट एंगल I के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो इनिशियली इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ने पर एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है, ये कुछ इस तरह से डिक्रीज होते 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 ये एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है और फिर वापस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जब हम यहां पर अगर हम बात करें इस पॉइंट पर तो इस डेल की वैल्यू के लिए हमारे पास में दो इंसिडेंट एंगल पॉसिबल है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें यहां पर तो यानी कि ये लेफ्ट इंसिडेंट एंगल I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये तो ये I1 है वो ये I2 हो गया हमारे। अब लेकिन डेल मिनिमम की बात करें तो इस कंडीशन में हमारे I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा, और अगर I1 इक्वल टू I2 है तो ऐसी कंडीशन में हमारे R1 इक्वल टू R2 रहेगा। तो ये सिचुएशन मिनिमम की कंडीशन में मिलती है। तो व्हेन डेल इक्वल टू डेल मिनिमम R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू लेट R, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू लेट I। तो अगेन इक्वेशन 3 से हमारे A जो है एंगल A वो इक्वल हो जाएगा 2R के। सो बाय इक्वेशन 3 A इक्वल टू 2R बिकॉज R1
and R2 are equal. So R will be A by 2. Now by equation 5, I1 and I2 are equal, so it will be 2I when डेल इज मिनिमम. सो जब हमारा डेल मिनिमम है तो ऐसी कंडीशन में हमारे I1 और I2 इक्वल है, तो ये हम 2I लिख देते हैं माइनस ए. तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, ये इधर के प्लस हो जाएगा, तो डेल मिनिमम प्लस ए इक्वल टू 2I, और I हमें मिला डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2. ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया. अब हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, इसके प्रिज्म के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की. तो स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू जो होगा वो होगा साइन आई डिवाइड बाय साइन आर. तो आई की वैल्यू और आर की वैल्यू को यूज करें तो ये होगा हमारे साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2 साइन ए डिवाइड बाय 2. ये म्यू, ये हमारे आ गया रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. अब अगर हमारे ये एंगल बहुत ही छोटे होते हैं, अगर एंगल बहुत ही छोटे हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे साइन थीटा एप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा हो जाएगा. सो हम ऐस कंडीशन में म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय ए बाय 2, और इट विल बिकम म्यू डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2 इंटू 2 बाय ए, और म्यू ए इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस, यहाँ पे इस ए को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, कॉमन आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे हो जाएगा डेल मिनिमम इक्वल टू ए कॉमन आउट हो गया, और ये हमारा होगा म्यू माइनस 1. तो ये मिनिमम डेविएशन के लिए होगा. ठीक है, ये केवल अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में है. ठीक है, ये चीज. तो ये हमारा प्रिज्म वाला टॉपिक कंप्लीट होता है. इन दोनों टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी जाते हैं.